नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो एक ऐसा सवाल है जो आए दिन खड़ा होता है। और वो सवाल है, क्या हमारे एजुकेशन कैंपसों में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, विचारधाराओं के नाम पर अपने एजेंडे सेट करने की कोशिशें हैं। पिछले इन दिनों इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में विवादित किताबों की खबर से यह बहस गर्म हुई है और अब इसकी पीएफआई एंगल पर भी जांच हो रही। तो क्या ये माना जाए कि इसके पीछे कुछ और है? समझते हैं जरा इस खास खबर के जरिए, फिर चर्चा करते हैं। लॉ कॉलेज बुक और कंट्रोवर्सी, अब पीएफआई एंगल से होगी तहकीकात। क्या फैलाई जा रही कट्टरता? क्या कॉलेज में यह माहौल है सही? लॉ कॉलेज के पुस्तक विवाद मामले में एक नया मोड़ आया है। अब इस मामले की जांच पीएफआई एंगल से की जाएगी। इसके साथ ही किताब की लेखिका फरहत खान और आरोपी शिक्षकों के प्रोफाइल की जांच की जाएगी। अरे, इंदौर के मामले में हर प्रकार से सख्ती हुई है। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई भी है और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मामले को कोई ढीला कर दिया जाए, उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग नहीं बच सकते। कार्रवाई तो तत्काली प्रभाव से उन पर कर दी थी। प्राचार्य, दोषी जो भी शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं। क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है। किताब कॉलेज की लाइब्रेरी तक कैसे पहुंची ये किसी को नहीं पता। वहीं इस मामले के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं कि सभी कॉलेज में जांच होगी। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या एक सोची समझी रणनीति के साथ कॉलेज में ऐसी किताबें पहुंचाई जा रही हैं जिनसे माहौल खराब हो? किताब के कंटेंट की बात करें तो उसके कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं के जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य देश के मुसलमानों का विनाश करना है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। देखिए, ये राज्य शासन के समझने की बात है कि उसका अध्ययन करना चाहिए था। इनके जो इंटेलिजेंस है उसको पता करना चाहिए। केवल किताब में जो छपा है उसके आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कहीं गलत हुआ है तो निश्चित रूप से राज्य शासन को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो ऐसा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गलत सजा दे दो। मामला अब धीरे धीरे धार्मिक रंग लेगा, क्योंकि आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी का एक बार फिर हिंदुत्व अहम मुद्दा होगा। वहीं कांग्रेस भी हाल फिलहाल सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख कर चुकी है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी गतिविधियां क्या शोभा देती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सामूहिक हिंसा और दंड पद्धति, ये किताब का नाम है। डॉक्टर फरहान खान ने इस किताब को लिखा है और उसके बाद जब इस किताब की बातें सामने आई तो विवाद खड़ा हो गया। जो जिम्मेदार थे उसमें एक वहां के प्रोफेसर, प्राचार्य और साथ ही 2 सह प्रभारी, उनको हटाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये किताब कॉलेज तक पहुंच कैसी गई, और यदि पहुंची है तो इतनी देरी क्यों, और क्या इसके पीछे मकसद कुछ और था? जैसा कांग्रेस भी कह रही है कि यदि गड़बड़ हुआ है तो जांच होना चाहिए, लेकिन पहले से क्यों नहीं देखा गया? ये सवाल उठ सकता है, किसी की जुबान पर भी ये सवाल आ सकता है। पर बड़ी बात यह है कि आखिर जो सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है उसमें ये सब चल क्या रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या कुछ और है या कुछ और करना चाह रहे हैं? समझते हैं आज इसी को। मेरे साथ 2 मेहमान जोड़ रहे हैं। संतोष गौतम है, कांग्रेस प्रवक्ता। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, सह मीडिया प्रभारी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपने सहयोगी पीयूष के पास चलता हूँ, इंदौर, और पीयूष से समझते हैं। पीयूष, जब से ये किताब की चर्चा सामने आई, मुझे याद है कि 1 दिसंबर से ये मसला सामने आया जब एबीवीपी ने इस मसले को उठाया और फिर बाद में इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए, एक कमेटी बनाई गई। जांच में ये भी सामने आया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। पर बड़ा सवाल यही कि आखिर ये किताब कब से वहाँ थी और कौन है जो लोग
जो इसके पीछे है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई से भी इसकी संलिप्तता बताई जा रही, तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा, ये मामला बहुत गंभीर है। लॉ कॉलेज, और वो भी सरकारी शासकीय लॉ कॉलेज है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर ये विवाद पनपा है जिसे मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहा जाता है, यानी कि इंदौर। और इंदौर जैसी जगहों में जहाँ पर लॉ की पढ़ाई होती है, जिस कॉलेज में कानून की यहाँ पर बारीकियाँ सिखाई जाती है, कानून की धाराओं के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जाता है, वहाँ पर इस तरीके की विचारधारा आखिर पहुँची कैसे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। इस पूरे मामले में परत दर परत लगातार बंसल न्यूज़ की टीम भी अपडेट ले रही है, और उसके बाद में फरहत खान के नाम की जो शख्स यहाँ पर सामने आई है, लेखिका जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कसा गया है। लेकिन जिस तरीके का शब्दावली इस किताब के अंदर प्रयोग में लाई गई है, चाहे वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना हो या फिर हिंदू देवी देवताओं के बारे में विवादित टिप्पणी करनी हो, वे कतई भी जायज़ नहीं है। इस मामले को लेकर भी लगातार जो कॉलेज प्रबंधन है वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। लगातार इस मामले को बढ़ता देख यहाँ पर इन पर कार्रवाई भी हुई है, आचार्य को हटा दिया गया है, साथ ही जो प्रोफेसर्स हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या पीएफआई नाम का जो संगठन है, जिस पर पिछले दिनों बैन लगा दिया गया था, क्या उसके इशारे पर कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हो रही थी? इस एंगल की भी जांच अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, एमपी पुलिस और खासतौर पर इंदौर पुलिस कर रही है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो गतिविधियां थी वो भी देश विरोधी थी, और कहीं ना कहीं इसी कनेक्शन को खंगालने का काम मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। जिस फरहत खान ने इस किताब को लिखा, कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी जानकारी मैंने कहीं पढ़ी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कौन है? क्या और भी उनकी इससे पहले किताबें आ चुकी है? अभी तक क्या बातें सामने आई है पीयूष? देखिए, तमाम पहलुओं पर लगातार जांच चल रही है। किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, फरहत खान कहां से ताल्लुक रखती है, इस पर भी बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा है कि उनका जो है स्वास्थ्य खराब है, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की और जो है जमानती धाराओं में फिलहाल कहीं ना कहीं उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक होने के बाद में पुलिस पड़ताल कर रही है, उनके परिजनों से लगातार बातचीत की जा रही है, और जो लाइब्रेरी में इन किताब को रखने का जिनका जिम्मा था, प्राचार्य हो या फिर प्रबंधन हो, उनसे भी ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसी पुस्तक रखने का कारण यहाँ पर क्या था। तो ये तमाम पहलू अभी इन्वेस्टिगेशन के जो है दरमियान है। ऐसे में कहा जा सकता है कि परतें खुलेंगी, लेकिन सरकार सख्त है, पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। जी मनोज जी, चलिए, धन्यवाद आपका पीयूष, आप मेरे साथ जुड़े, इतनी जानकारी आपने शेयर की। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, आपसे समझना चाहूँगा, जैसा आज गृह मंत्री भी कह रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इसके संबंध रहे हों, पर बड़ा सवाल यही, सरकार तो आपकी ना। देखिए, बिल्कुल मनोज जी, सरकार है तब तो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तब तो ये चीज़ सामने आई है। और पीएफआई का जिस तरह से पहले भी जो लिटरेचर पकड़ा गया था, उसमें भी साफ हुआ है कि किस तरह से षड्यंत्र करके 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस दिशा में वो लोग षड्यंत्र पूर्वक काम कर रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। जिस तरह की इस लेखिका ने जो भाषा का उपयोग किया है, जिस तरह का उन्होंने हिंदू संगठनों के लिए शब्दावली का उपयोग किया है, जिस तरह से उन्होंने देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि जिन भी संगठनों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, सरकार के संज्ञान में जैसे ही प्रकरण आया उसमें सख्त कार्रवाई की है। अभी आपकी संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, आपने भी बताया है कि उस लेखिका के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हुई है। अब स्वास्थ्य के कारण उनके अपराध कम नहीं हो जाते। अब उस जैसे कांग्रेस की चिंता है, मैं देख रहा था उनके महासचिव की बाइट को, कि किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए न्यायालय है, सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, अंततोगत्वा जाके तो न्यायालय में ही न्याय होगा। जी संतोष जी, इसको कैसा देखते हैं? यदि किताब में लिखा जाता है कि जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं वो मुसलमानों का विनाश करना चाहते हैं, आखिर इस किताब के पीछे क्या उद्देश्य नजर आता है? देखिए, इस किताब के पीछे लेखिका की जो भी मंशा रही हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है, तो चाहे लेखिका कोई भी हो या किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी वर्ग से आती हो, अगर ये बातें सिद्ध होती हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने तो मीडिया के माध्यम से खबरें देखी कि 2014 से ही लेखिका की पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल थी, तो मैं समझता हूं कि कार्रवाई करने में विलंब हुआ है और यह इंटेलिजेंस फेल्योर का भी मामला हो सकता है। मैं समझता हूं कि किसी भी पक्ष को या किसी भी प्रवक्ता को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की चीजों को जायज ठहराया जाए, और अगर कुछ गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस का इसमें साफ अभिमत है।
लेकिन संतोष जी, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ऐसी कई खबरें आती है, देश के अलग अलग हिस्सों से आती है, इस तरह का लिटरेचर सामने आना, फिर उस पर विरोध, ये सब चीज़ें दिखाई देती। तो क्या ये माना जाए कि सोची समझी साजिश के तहत, हालांकि ये सरकार का मसला है, पर विपक्ष में होने के नाते आपसे भी पूछ रहा हूं मैं। देखिए, विपक्ष में होने के नाते हमारी तो सीधी मांग है कि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ को रोकने का सबसे पहला कर्तव्य इन्हीं सरकारों का है। तो किसी भी प्रकार देश में अराजकता ना फैले, लोगों के बीच में भेदभाव ना बढ़े, सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसकी पूरी जवाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की और मध्य प्रदेश सरकार की है। कांग्रेस हर इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। जहां भी ऐसी बातें होती है, कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। नहीं, सरकारी पाठ्यक्रम की आप बात करें, बड़ा बड़ा आरोप है आपका, जैसा आप कह रहे हैं कि पहले भी सरकारी पाठ्यक्रम में सामने होती रही, हालांकि जानकारी है जी, कुछ बोल रहे हैं। 2014 का मीडिया में मैंने पढ़ा है कि 2014 से पाठ्यक्रम में शामिल रही है। तो मैं समझता हूं 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर देखना चाहिए सरकार को कि ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में सम्मिलित कैसे हुई। जी शिवाजी जी। ना देखिए संतोष जी के मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने एक बहुत सही दिशा में कांग्रेस का पक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने जो एक आरोप है कि पाठ्यक्रम में शामिल है, पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। लाइब्रेरी में यदि उपलब्ध है पटेल साहब, तो मैं समझता हूं कि गलत तरीका देखा जाना चाहिए कि लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तकें शामिल की जा रही हैं। क्या इससे कोई धार्मिक भेदभाव तो नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल संतोष जी, इसलिए तो कार्रवाई हो रही है ना, इसलिए सरकार सख्त है। सरकार लेखिका के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, उसके कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, और जो भी संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। नहीं, लेकिन लगता नहीं कि 2014 से 2022 तक एक लंबा अरसा हो गया कि देखा नहीं गया कि लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तकें शामिल हैं? ना देखिए, जब भी संज्ञान में आया है संतोष जी, तब तत्काल कार्रवाई की गई है। जब भी संज्ञान में कोई विषय आएगा तभी माना जा सकता है कि किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन नयन शिवाजी पटेल, आपसे मेरा ये सवाल है कि इंटेलिजेंस आपका है, लोग आपके काम कर रहे हैं, आपने कहा कि सरकार है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही, पर सवाल ये भी है कि आखिर वो इंटेलिजेंस कहाँ गया? 2014 से 2022 तक हम पहुंच गए, ठीक है, एबीवीपी ने इसका विरोध किया, तमाम सारा मसला सामने आ गया, और अब जो स्थितियाँ वो दिखाई दे रही। कहा यह भी जा रहा कुछ और भी ऐसी किताबें हैं जो हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में और कुछ बड़े खुलासे हो जाए, और यदि PFI से इसके संबंध होते हैं तो अपने आप में बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन एक लंबा समय 14 से 22 के बीच का, क्या वो इंटेलिजेंस या वो कॉलेज भी ये समझ रहा था और चीजें बाहर नहीं आ पाई? ना बिल्कुल। देखिए मनोज जी, अब ये सारे जो बिंदु आपने भी कहे हैं, संतोष जी ने भी कहे हैं, वे सारे के सारे बिंदु जांच के विषय हैं। कब से रखी थी, कौन लाया था, कैसे उसको लाइब्रेरी में लाया गया, ये सारे विषय भी जांच के बिंदु हैं। इन्हीं जांच के आधार पर तो तय होगा कि कब क्या इसमें घटित हुआ है, लेखिका ने पुस्तक लिखी है, उस कॉलेज में कैसे पहुंची है। इन सब तथ्यों पर जब जांच होगी तो सारी बातें सामने आएंगी, और जब भी जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी से कहना कि कब से आ गई है, कौन दोषी है, मैं समझता हूं कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। नहीं, लेकिन है कौन लोग? नयन शिवाजी पटेल, ऐसा ये पहला मसला तो है नहीं। हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में एक अलग मसला हिजाब वाला गरमाया हुआ है, यदि अलग अलग उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ कोई दूसरा मसला है, अन्य राज्यों में देखते उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मसले सामने आए, उस पर आपकी सरकारें वहाँ भी है, कार्रवाई की गई, केंद्र में आपकी सरकारें हैं, पर ये है कौन? क्या देश को कमजोर करने की बात है, या देश के बीच में वैमनस्यता फैलाने की तैयारियां हैं जो लगातार ऐसी सामने आती रहती है, जिसको आप लोग काम कर रहे हो, उस पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि बरसों से इस तरह के काम चल रहे हैं जिस पर अब नजर लगी? ना देखिए मनोज जी, जिस तरह से ये जो षड्यंत्र है, ये कोई आज का नहीं है, कोई नया नहीं है, ये तो आज़ादी के पहले से चला आ रहा है। आज़ादी के पहले से कैसे डायरेक्ट एक्शन की बात की गई थी, लाखों लाशें सड़कों पर बिछा दी गई थी, किस तरह से 1947 में इस देश का विभाजन किया गया था और ट्रेन लाशों से भर के आई थी। तो ये तो कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, इसके खिलाफ तो षड्यंत्र करने वाले लगातार लोग चले आ रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अब यदि कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब वो बचेंगे नहीं, ये लगातार हो रहा है। तो क्या पूर्व की सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया पहले? ना शुरू भारतीय जनता पार्टी इस तरह के राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ शुरू से सख्त है, और शुरू से जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ऐसा कहीं भी संज्ञान में आया है तो सख्त कार्रवाइयां की गई हैं। तो क्या ये माना जाए कि पूर्व की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई थी जो आपको करना पड़ा?
ना बिल्कुल। देखिए मनोज जी, मैं आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहस बड़ी सकारात्मक तरीके से हो रही थी, लेकिन आपने चूंकि प्रश्न उठाया तो बिल्कुल मैं ये बात कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति रहती थी, वोट बैंक की राजनीति रहती थी, इसके कारण ऐसे तत्वों को खाद पानी मिलता था, ऐसे तत्व पनपते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे तत्वों को पनपने का ना कोई अवसर प्राप्त होता है, ना उनको ठहरने का कोई स्थान प्राप्त होता है, ना वे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार हो रही है, होते रहेगी। जी संतोष गौतम जी, कहीं देर हो गई क्या? पहले से भी ऐसे कई मसले आप देखिए आने वाले बीते वर्षों में देखें, 2-4-6 सालों में देखें तो ये कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकारें होती थी, आज 20 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 19 वर्षों से, जिसमें से 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे। 2014 में यह विषय आया था कि सबसे पहले वहां पर ये किताबें आई थी लाइब्रेरी में। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है। इसको सांप्रदायिक रंग देके या कांग्रेस पर उड़ेल देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और क्या लाइब्रेरी में किताबें रखने के पहले उसका सिलेबस देखा नहीं जाता है कि आखिर उस किताब में क्या लिखा गया है? लाइब्रेरी में किस आधार पर किताबें रख ली जाती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल ऊपर ही काम करती हैं, हवाई काम करती हैं? क्या ठोस तरीके से उनको देखना ही नहीं चाहिए कि पाठ्यक्रम में कौन सी किताब या लाइब्रेरी में कौन सी किताब आ रही है? तो अपने इंटेलिजेंस फेल्यूर को दूसरी पार्टी पर लगातार इस तरीके से डाल देना, मैं समझता हूं पूरी तरह से अनुचित है। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि 2014 से 2022 तक 8 वर्षों तक किताबें लाइब्रेरी में आखिर करती क्या रही और क्यों नहीं जांच कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मामले के संज्ञान में आके सांप्रदायिक रंग देना बड़ा आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात पक्षधर है कि जो भी दोषी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चीजों को राजनीति का खिलौना नहीं बनने देगी। जी नयन शिवाजी पटेल। ना मेरा संतोष जी से आग्रह है कि पाठ्यक्रम शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि पाठ्यक्रम में नहीं है। लाइब्रेरी में थी, वो जांच का विषय है। पाठ्यक्रम में होना एक अलग, संतोष जी पाठ्यक्रम में होना एक अलग विषय है। पाठ्यक्रम में क्या आता है, इसके लिए तमाम कमेटियां रहती हैं, तमाम चर्चा होती है, तो पाठ्यक्रम में नहीं है। और लाइब्रेरी में सामान्यतः आ जाना किस तरह से आई है, कौन लाया, ये अब जांच कार्रवाई। समझ गया, आपकी बात हो गई। एक मिनट, हाँ बोलिए। क्या लाइब्रेरी में कोई अश्लील साहित्य आ जाएगा, कोई सांप्रदायिक साहित्य आ जाएगा, तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की नहीं होगी, उसकी जवाबदारी शिक्षा विभाग की नहीं होगी? बिल्कुल है ना संतोष जी, है। जो जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। जो जवाबदार लोग हैं, जिनको देखना चाहिए था कि लाइब्रेरी में क्या रखा जाए, क्या ना रखा जाए, जो लोग इसके लिए जवाबदार थे, जो प्राचार्य जवाबदार थे और जो अन्य लोग जवाबदार थे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है ना। उनको देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा। वही जो सरकार के नाक कान है, जो प्राचार्य हैं, जो उसमें प्रोफेसर थे, जो लाइब्रेरियन है, वही तो सरकार के नाक कान है। वही तो सरकार को बताएंगे कि ये रखना है कि नहीं रखना। उन्होंने निर्णय गलत लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अब जांच हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी, सजा भी मिलेगी। जी नहीं, बात पीएफआई की हो रही है। आप देखिएगा कि मैं वही आप दोनों से समझना चाह रहा था कि यदि ये मसला पीएफआई तक पहुंचता है, इसके एक अन्य संगठन से संबंध होते हैं, तो ये आप समझ रहे हैं फिर कहां पहुंच जाएगा नरेंद्र शिवाजी पटेल? ये तो मसला बहुत अलग हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि पीएफआई पे जिस तरह से सख्त कार्रवाई लगातार केंद्र सरकार ने की है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनेकों सरकारों ने, राज्य सरकारों ने की है, उससे लगता है कि पीएफआई को धराशायी करने का काम जो चल रहा है, उसमें भी कुछ जो कांटे रह जाते हैं, उस कांटे के रूप में हो सकता है एक ये ग्रुप भी हो छोटा सा। अभी इस ग्रुप को पकड़ में आया है, जांच होगी और यदि पीएफआई से कनेक्शन मिलेगा तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। सिमी दिखाई दिया, सिमी पर कार्रवाई हुई, आपने उसको नेस्तनाबूद किया जैसा आपका दावा रहा। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि सिमी का सबसे पहला जो नेटवर्क है वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सामने आया और उस पर कार्रवाई की गई, उसी को आपने बढ़ाया। अब सवाल यह है कि उसके बाद एक नया संगठन खड़ा हो जाता है पीएफआई। ना बिल्कुल। देखिए मनोज जी, जो असामाजिक तत्व हैं वो विभिन्न तरीके से पैर पसारने की कोशिश करते हैं, और पीएफआई भी उनमें से एक है, और सिमी भी उनमें से एक था। तो कुछ समय बाद ये पीएफआई भी था शब्द लग जाएगा, धीरे धीरे इसके जो भी थोड़े बहुत रह गए इधर उधर कांटे, उनका सफाया हो जाएगा और निश्चित रूप से इस तरह से कोई भी राष्ट्र संतोष गौतम जी तत्व बचेगा नहीं। संतोष जी, ये कोई नया मसला नहीं है। इसको पहले जैसे शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा कि कर्नाटका में भी हिजाब का मसला सामने आया, फिर उसको दूसरे रंग देने का प्रयास किया गया, बाद में वो चीज़ें अलग दिशा में जाती नजर आई,
फिर हम बाकी उत्तर प्रदेश को देखें, बाकी अन्य राज्यों को देखें। लेकिन सवाल यह है कि बरसों बरस से जिस देश में ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दी, पर चलता सब रहा, क्योंकि जब सिमी की कार्रवाई हुई तो चीज़ें सामने आई। सिमी के बाद कई ऐसे दस्तावेज मिले, कई ऐसे पढ़ने वाली किताबें मिली जो देश को बरगलाना चाहती है, देश के बीच में ऐसी चीज़ें पैदा करना चाहती थी। पर सवाल वही है कि एक तरफ आपकी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही, जिसमें जोड़ने की बात कही जाती, पर बीच में लोग तोड़ने वाले भी आ जाते। देखिए मनोज जी, मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस की तो ये विचारधारा है देश को जोड़ने की, और इसीलिए राहुल जी ने अपने जैसा जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी वर्ग के अगर सांप्रदायिक व्यक्ति हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अभी आपने जिक्र किया था दिग्विजय सिंह जी का। दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने सिमी पर और उग्रवादी तत्वों पर जो भी किसी भी वर्ग के, उन पर यह कहा था कि 1% दोनों ही वर्गों में खराब लोग होते हैं जो पूरे माहौल को खराब करते हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज देश के सामने ये समस्याएं होनी नहीं चाहिए थी। और जब हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हुई है और वो लगातार सब पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो बार बार ऐसी चीजें उभर कर जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी और जितने भी है महंगाई, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए इन चीजों को जानबूझकर तूल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि सख्त कार्रवाई और तुरंत होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों को खत्म करके देश को वास्तविक मुद्दों पर आना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज किसान खाद बीज के लिए भटक रहा है, महंगाई चरम पर है, मतलब बीजेपी ध्यान बांटना चाहती, बीजेपी ध्यान बांटना चाहती। बीजेपी को माइलेज मिलता है ऐसी चीजों से, बीजेपी के लिए ये खाद पानी है ऐसी चीजें। मैं समझता हूं तुरंत कार्रवाई करो और असली मुद्दों पर आओ, असली खाद बीज के लिए किसानों को उपलब्ध कराओ। बताइए आप, नयन शिवाजी पटेल जी, खाद बीज के लिए लोग परेशान है और आप दूसरी जगह खाद बीज पैदा कर रहे हैं। देखिए ये आरोप हम पे मढ़ते हैं मनोज जी। इस देश का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा किसने किया है? और जो आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इस देश को तोड़ा है। उन्होंने तो पाकिस्तान को स्वीकृति दी, इस कांग्रेस ने, इसी कांग्रेस ने दी थी। अरे आजादी कराने का दावा करते तो देश के विभाजन की भी तो स्वीकृति करिए कि इसके लिए भी तो जिम्मेदारी लीजिए। ये देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया था। और ये लगातार कांग्रेस ने उसको आजाद होने के बाद में, विभाजन होने के बाद में भी, शेष भारत में भी इन्होंने इस तरह की तुष्टीकरण की नीति करके, वोट बैंक की राजनीति करके इस तरह के तत्वों को बढ़ावा दिया था। ये तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं संतोष जी का कि इन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द का उपयोग किया था। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी को कहा था, बिल्कुल निश्चित रूप से ये आपने बाद में जोड़ा निश्चित रूप से हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन हमारी परिभाषा में हिंदू वो है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो 135 करोड़ देशवासी हैं वह सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं और उनके हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी हैं। बोलिए संतोष जी। देखिए मैं तो मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करते रहता हूं उनके लिए हिंदू हृदय सम्राट। बहुत मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं ना, आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं आपको। शिवाजी पटेल जी थोड़ा रुक जाइए नरेंद्र भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही लगातार सांप्रदायिक सद्भाव की पक्षधर रही है। जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, अगर उसका सबसे पहले कोई समर्थक था तो सावरकर जी थे। तो अरे भैया संतोष जी आरोप लगा, आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस ने सावरकर जी के प्रस्ताव को पास किया? आप कहना क्या चाहते हैं? यानी कहना यह चाहते हैं कि सावरकर जी कांग्रेस से अधिक शक्तिशाली थे? आप ये कहना चाहते हैं क्या? अरे आप थोड़ा चुप रहिए। मैं ये कह रहा हूँ फजलुल हक के साथ सबसे पहले मुस्लिम लीग के साथ। अरे आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? 1947 में यदि देश को आजादी कराने की आप यदि श्रेय लेना चाहते हैं तो देश के विभाजन के पाप को स्वीकार क्यों नहीं करते? देश के विभाजन के पाप को दूसरे के गले में बांधना चाहते हैं और स्वतंत्रता लेने का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। या तो स्वतंत्रता का श्रेय मत लीजिए और स्वतंत्रता का श्रेय लेते हैं तो विभाजन के पाप को भी स्वीकार करिए। इस देश के विभाजन को जो सांप्रदायिक आधार पर कांग्रेस ने किया उस पाप को स्वीकार करिए। गोडसे के समर्थकों से शांति की बात अच्छी नहीं लगती। अरे बाबा मैं केवल इतना कह रहा हूँ स्वतंत्रता। अरे नयन शिवाजी पटेल जी आपको इतनी बड़ी बात कह दी, हिंदू सम्राट कह दिया आपके नेता को, भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने, और क्या चाहिए आपका? मैं तो पसंद हूँ, मैं तो धन्यवाद वो कह रहे तथाकथित, लेकिन बाद में उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल यही है कि कहता रहता हूँ जी जी क्या कह रहे हैं संतोष जी? के रूप में कहता रहता हूँ नरेंद्र मोदी को। अच्छा, चलिए मैं तो ये चाहूंगा कि ये आप दोनों के बीच का आज सामूहिक वो दिखा है, समरसता दोनों के बीच की बातों में ये बनी रहे। पर ये सच है कि पीएफआई की यदि फंडिंग है इसमें
और पीएफआई के लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो फिर बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, जैसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम इसके सारे कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, पर बड़ा सवाल यही कि 2014 में लाइब्रेरी में किताब पहुंच जाती, 2022 आ जाता, लेकिन नहीं देखते तो क्या ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा था ये कहीं और लेकर चले जाता उन बच्चों को जिनको ला की पढ़ाई करना है, जिनको कानून सीखना है। पर कानून तो ये कहता नहीं, कानून तो कहता है कि भारत में सबके लिए बराबर के अधिकार है, पर ये अधिकार किस तरह के देना चाहते हैं, आखिर कौन है ये लोग। पर इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद वहाँ के प्रिंसिपल 2 लोगों को हटाया गया है, जिन्होंने किताब लिखी उन पर भी कार्रवाई हुई है, बीमारी के कारण उनको थोड़ी सी राहत मिली है। पर यह मसला यही नहीं रुकेगा, क्योंकि इस पर बहस गर्म है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।